जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको घटना चक्र का बीपीएससी सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने आपको दो सेक्शन फिनिश कर चुके हैं। एक सेक्शन हमारा पॉलिटी का था और सेकंड एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री, ये सेक्शन खत्म हो चुके हैं। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होगा और आधुनिक भारत स्टार्ट का लगभग 3 लेक्चर में ख़त्म होगा, क्योंकि आधुनिक भारत इतिहास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। आपके बीपीएससी में लगभग टोटल 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और 30 में से लगभग 20 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं, आधुनिक भारत से रहते हैं 20 क्वेश्चन। आउट ऑफ 30 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट रहते हैं, 20, 22, 18 और 10 क्वेश्चन आपका एंशिएंट एंड मिडिवल से रहता है। इसलिए आपका आधुनिक भारत का इतिहास काफ़ी लंबा होगा, 3 या 4 लेक्चर भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आधुनिक भारत का इतिहास। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी हलोक एग्जाम को, तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अर्थात वायसराय प्रथम कौन था पुर्तगालियों का? तो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीडा था। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में आया था। ये कब आया था? 1505 में आया था। और 1509 ईस्वी में, कब? 1509 में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो इसका कौन करते थे? डच लोग करते, सॉरी पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों ने अपना ये समुद्र पूरा कब्जा कर लिए थे। डकैती करते तो कोई भी अगर जहाज जाता था उनसे क्या लेते थे? कर लेते थे लोग। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? हॉकिंस को किया गया था। किसको? हॉकिंस को। ये जहांगीर के द्वारा किसका? खान की उपाधि को दी गई थी। जो हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी तथा व्यापारी थे ये, और ये जहांगीर के यानी बादशाह जहांगीर के कोर्ट में आया था। और ये जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में कहाँ पहुंचा था? सूरत पहुंचा था। और 1608 में यह मुगल सम्राट जहांगीर से क्या मुलाकात की थी? वहीं पर जहांगीर ने हॉकिंस को क्या कहा था? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की क्या दी थी? उपाधि दी थी। और 400 का मनसबदारी भी दिया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाए थे। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है, सूरत में मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। लेकिन 16 से 11 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप कहाँ पर? सौली पहुंचा और वहीं मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गए थे। तो अंग्रेज ने सबसे पहले अपना सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की थी और उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में फैलते गए। उसके बाद अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, यहाँ फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। किस मुगल के शासक में किस मुगल के शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो भारत कब आया था? तो जहांगीर के टाइम पर आया था। सर थॉमस रो ब्रिटेन साम्राज्य का जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। ये कब आया था? 1615 में सूरत पहुंचा था और 16 जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो बात किसकी कर रहा है? डच के। तो डचों ने कब फैक्ट्री अपने लगाए थे? तो डच ने अपनी फैक्ट्री 1632 में लगाई थी, पटना में फैक्ट्री 1632 में लगाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम जो कर्नाटक वार था इसका मेन रीजन क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों क्या करना था? अधिग्रहण करना था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये तो 1746 से 1748 तक चला था, जिसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का एक विस्तार मात्र था यह, जिसमें गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अर्थात अंग्रेज व फ्रांसीसी 1746 ईस्वी तक के युद्ध में रहे हैं, जिसमें कि 1746 तक क्या है युद्ध चलता रहा, जिसमें कि अंग्रेज कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिए थे, और यही मेन कारण बना था। 1760 का प्रसिद्ध वाणीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये वाणीवास के तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। किसके? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें आपका इसी टाइम पर आपका 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। और 1760 में वाणीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य ये हुआ था, और इसमें फ्रांसीसी के पराजय हुए थे, और जो अंग्रेजी सेना के नेतृत्व सर आयरकुट के नेतृत्व में क्या होता? अंग्रेज की विजय हुए थे। और इसी के तुरंत बाद 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ है, और ये निर्णायक युद्ध हुआ था भारत पर गुलामी के लिए, जिसमें 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें मीर कासिम अवध के नवाब तथा शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना व अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? तो अभी जस्ट हमने बताया सॉली कौन हरा था, तो थॉमस वेस्ट ने हराया था, जो कि 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप सॉली में क्या पहुंचा था, और वहीं पर अपना मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया था, और वहीं पर क्या फैक्ट्री का निर्माण किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सबसे ज़्यादा सोरा अफीम कहाँ से मिलता था इनको? बिहार से मिलता था। सबसे कहाँ से मिलता था? बिहार से ज़्यादा सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार में मिलता था, तो मतलब बिहार भी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। इसमें क्या अब कौन कौन ऑप्शन है? इलाहाबाद की संधि के बाद कहाँ का? मुर्शिदाबाद का। मोहम्मद राजा खान, सिताब राय, और क्या दिया है? राय दुर्लभ और सैयद गुलाम हुसैन। ये 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें किसको बनाया गया था? आपका मोहम्मद राजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का दीवान बनाया गया था। कहाँ का? मुर्शिदाबाद का। और इलाहाबाद की संधि, ये इलाहाबाद की दूसरी संधि कब? 1765 के अनुसार, जो शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए थे, और उसे इलाहाबाद में रखा गया था। किसको? शाह आलम को। और इसी में क्या शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थे, जिसमें से बदले में क्या मिलना था? 26 लाख रुपए देगी ब्रिटिश। कितना देगी? 26 लाख रुपए, और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए थे। कब की थी ये? 12 अगस्त 1765 को दीवानी दिया था। किसको? अंग्रेजों को। और यह इलाहाबाद किस दूसरी संधि के बाद हुआ था। दूसरी संधि कब हुई थी? अगस्त में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थे। कौन? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इसके बारे में कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर के बारे में इसकी जो गद्दी थी केवल दिल्ली तक ही सीमित थे। बहादुर शाह जफर के बारे में
मुगल शासक शाह आलम के बारे में फारसी भाषा में कहावत है कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक ही रह गया है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो राजा रणजीत सिंह ने एक कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किए थे? ते पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। कौन था? पंजाब जो था अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, लेकिन 1773 में उसकी मृत्यु होने के बाद मुल्तान, कश्मीर इत्यादि के कुछ छोटे छोटे भागों में छोड़कर शेष में सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर क्या हुआ? अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह अपने शिद्दत दृढ़ के कारण अवसर मिला और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा, कौन? शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई कौन? महमूद ने शक्तिशाली बरकत जही सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में विस्थापित कर दिया। किसको? शाह शुजा को। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह की सहायता मांगी और बदले में क्या? कोहिनूर हीरा भेंट किया था। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? शाह शुजा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाए थे। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थे? श्रीरंगपट्टनम थे। कहाँ थे? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की भी स्थापना की थी और उसका सदस्य भी बना था। और साथ ही अपने राजधानी फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपण किया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तभी बताया कि जिसकी कैपिटल होगी उसके साथ क्या रहेगा। तो किसके साथ किया था? टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कि कब? ये आपका तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जो कि मार्च 1792 हुई थी ये संधि। और इसके अनुसार क्या हुआ था? टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 अर्थात आधा भाग अंग्रेजों को उनके साथियों को देना पड़ा और साथ ही हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का जो उन्मूलन आया था एक कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। किसके? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गए थे? तो द्वि शासन प्रणाली ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किए गए थे। द्वैत शासन बंगाल में लगाई गई थी ये क्लाइव के द्वारा 1765 में लगाए गए थे। और वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कब? 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए निर्णय लिया था। द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है द्वैत शासन का जनक? तो सर लियोनिल कर्टिस को कहा जाता है। सर लियोनिल कर्टिस को क्या कहा जाता है? द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। इसमें दीवानी और विजारत अर्थात कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो पहली रेलवे लाइन ये डलहौजी के टाइम पर बिछाई गई थी। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी और दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? जो मुंगेर में बरहिया ताल का विरोध हुआ था उसका कारण क्या था? बकास्त भूमि को वापसी की मांग थी। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन कब हुआ था? 1936 से 38 के बीच में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में कौन था? कैनिंग था। जो भारत भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग था और कैनिंग ही पहला क्या बना था? वायसराय नियुक्त किया गया था।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए थे? ये कब किए गए थे शामिल? दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल जो चर्बी से चलती थी उसको शामिल किया गया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। और इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग का मुंह से काटना पड़ता था, जिसे 1857 में बंगाल से यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, जिसके कारण सैनिकों में विद्रोह हो गया। यही 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह ये जगदीशपुर आरा जिले से संबंधित हैं। इन्होंने पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बता चुके किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? सही आंसर है कौन? कुंवर सिंह है। बीपीएससी के इसलिए बिहार पीसीएस का भी हिस्ट्री में दिया है, काफ़ी पूछता है। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे? जगदीशपुर के। ये कौन थे? जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर से इन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था और 26 अप्रैल 1858 को इनको मृत्यु हो गए थे। और इनको बिहार का सिंह कहा जाता है। किसे? कुंवर सिंह को। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? कहाँ से हो जाएगा? जगदीशपुर, बिहार। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए हैं? कहाँ पर शामिल होते हैं? ये आरा जगदीशपुर में शामिल होते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 1857 में कौन कौन सक्रिय भाग लिए थे? तो नाना साहब कानपुर से इन्होंने लिए थे, बेगम हजरत माल लखनऊ से ली थी, इन्होंने लिए थे, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से इन्होंने लिया था, बेगम जीनत महल, कौन? बेगम जीनत महल, इन्होंने दिल्ली से लिया था अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा? आलाफ एवं सही हो जाएगा या मोर देन वन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? कुंवर सिंह थे। इनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गए थे। इन्होंने भी अपने रोष के अव्यक्त विद्रोह में कर दी थी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ था ये? जगदीशपुर था, आरा जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब तात्या टोपे लक्ष्मीबाई, कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? कहाँ से किए थे? बिहार से किए थे नेतृत्व। ये आरा के विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह थे, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया था विद्रोह। और 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह शहीद हो गए थे। अठारह सत्तावन के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? सेम क्वेश्चन, कुंवर सिंह। बिहार, सेम क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था।
ये मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का पर ना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वो हम बोलता कहाँ के, तमिलनाडु में आरकाट के रहने वाले थे। वो फैजाबाद में आकर बस गए थे और भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हों, जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। तब इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था तभी। उस टाइम 50,000 आज समझ सकते कितना होगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने अपने स्वयं आंखों से देखा था 1857 का विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो देखते हैं कौन सा कारण नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी को अधिकारियों का प्रयास ये था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी था। भत्ते की रोकथाम, ये भी था। अधिकारियों की अक्षमता, ये भी कुछ हद तक कह सकते हैं। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसमें से कौन कौन थे जो 1857 के विद्रोह में भागीदारी नहीं लिए थे? इसमें खेतिहर मजदूर थे, जो गरीब वर्ग था वो था। साहूकार इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। कृषक भी शामिल थे लेकिन जमींदार भी शामिल नहीं थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 एंड 2 हो जाएगा ऑप्शन आपका इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं इसमें हम लोग। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, गलत नहीं पूछा, कौन सा कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की और पैसों से नहीं। तो जो दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के जो महाराजा थे, ये पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का केवल मुंगेर जिला था, ये अप्रभावित एरिया था। नहीं, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर, पटना सभी क्या थे? प्रभावित एरिया थे। 1857 के का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो जो 1857 का लखनऊ का विद्रोह था, ये हजरत महल अर्थात बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में विद्रोह आगे बढ़ा था। बेगम हजरत महल, इन्होंने अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरजेश कादिर को नवाब घोषित किया और 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था। अठारह सत्तावन का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो संगठन और सामान्य योजना की कमी थी। अगला ऑप्शन क्या दिया इसमें? जमींदारों की सहभागिता। क्या हो जाएगा इसमें? सामान्य योजना तथा सही संगठन की कमी थी इसमें। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा अगला क्वेश्चन?
1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व का जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर सही हो जाएगा। जो 1857 के विद्रोह मुक्त सामंतवाद था जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रोहिलखंड के तथा अन्य उत्तरी भाग के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों तथा पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की। शंकर के समय करी ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर बोरी लेकर भागना पड़ेगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। ये घोषणा कब की थी? ये घोषणा 1 नवंबर 1858 की थी। 1757 तो विद्रोह ही हुआ था, उसके बाद 1858 में विक्टोरिया ने घोषणा की थी। और साथ ही क्या क्या था, इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था और एक भारत मंत्री व सचिव तथा 15 सदस्यों वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया गया था? तो जो आपका ये ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों से कौन था? तो गोरखा तथा सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो 1857 के विद्रोह का सर जेम्स आउट्रम या एंड डब्ल्यू टेलर ने क्या किया था? षड्यंत्र का संज्ञा दी थी। आउट्रम के अनुसार क्या था कि मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। उसने बोला था, किसने? आउट्रम ने। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? क्या? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप। वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार तथा दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले किसने बोला था? बी.डी. सावरकर द्वारा ये बोला गया था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये चीज बोला था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग था ये पील आयोग था। जो 1857 का विद्रोह था, क्या है? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह क्या था ये? तो नील विद्रोह में रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थे। क्या थी ये? रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधा भूमि का मालिक कर अदा करता था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने किया था। पागल पंथ या अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिससे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था और
करम शाह का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन आता है, फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ये कौन थे फराजी? ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन आता है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थे? तो सेम क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थे? हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। तो कूका आंदोलन था ये वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है, और ये दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए थे। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। तो ये तत्कालीन कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लगाना थे। दक्कन के विद्रोह में अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना तथा भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, ये मेन कुछ कारण थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थे? तो किसने किए थे? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था, और इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। कब? और 1886 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? और जैसे बताया कहाँ था ये वेस्टर्न घाट में था, पश्चिमी घाट में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? कौन सा बघेरा? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बड़ौदा में हुआ था। ये 1818 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था, और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? तो कौन सी जनजाति थी जो मानव बलि प्रथा का निषेध? तो थी खोंड जनजाति। कौन सी? खोंड। और ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु तथा बंगाल, मध्य भारत में कुछ एरिया में पाई जाती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? कौन सा कह रहा? छोटा नागपुर विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर जनजाति नाम से कोई विद्रोह नहीं था, और यहाँ से कोल तथा संथाल व मुंडा विद्रोह हुए थे, जो कि कोल 1831-32 में हुआ था, संथाल 1855-56 में, और मुंडा 1899। ये विद्रोह हुए थे कहाँ से? झारखंड से। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में मेजर बारो को संथालों ने अंग्रेजों को हराया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो तथा कान्हो ने किया था। कौन? सिद्धो तथा कान्हो ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडा ने कब विद्रोह खड़ा किए थे? 1895, और इनका 1899 पीक पे था विद्रोह था। और यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। इसमें मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदार तथा बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? ये भी बिरसा मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो मुंडा विद्रोह उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया है। यह विद्रोह अपने टाइम का सबसे प्रसिद्ध विद्रोह था, और यह विद्रोह कब हुआ था? ये 1899 में हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? कौन सा था ये? रांची, झारखंड था। रांची से लेकर भागलपुर तक बिरसा मुंडा फैला हुआ था।
और मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया गया था। 1899 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो अभी बता चुके कौन था, बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ये किसके पक्ष में थे? ये झारखंड के साइड से लड़ रहे थे, अर्थात जो बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तभी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के तो झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्मदिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई थी। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी झारखंड में हुआ था, छोटा नागपुर एरिया में, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग एरिया में। हौज विद्रोह हुआ, कौन सा कह रहा है? हौज विद्रोह। तो कब हुआ था हौज विद्रोह? ये 1620 से 1621 के दौरान, या 1720 1720 1721, 1820 1821, 1920 1921। तो हौज विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 से 1821 दौरान हुआ था, जिसका केंद्र क्या था? संथाल परगना था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो कहाँ पर किए थे अधिकतर? ये बिहार और छोटा नागपुर यानी झारखंड के बीच किए थे। इसमें आपका बिहार मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका बिहार ही, झारखंड ही बिहार था। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो, 2018 में पूछा गया है, इसमें आपका नानाप दीज हो जाएगा क्योंकि झारखंड अलग हो चुका है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इसमें हैदराबाद के निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किए थे। कौन? हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इसमें आनंद मठ में किसका उल्लेख है? इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और वंदे मातरम भी ये आनंद मठ से आपका लिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाए थे? ये कौन था वायसराय? ये लॉर्ड लिटन था, जिसने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई गई थी। और 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ और 1879 में गंडमक की संधि हुई थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये किसने किया था? लॉर्ड रिपन द्वारा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कैंसिल किया गया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस द्वारा लाया गया था? ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और लॉर्ड रिपन इसको रद्द कर दिया था। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। इस 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था और इसे इस्तेमरारी या जागीरदारी या मालगुजारी एवं बसवेदारी भी कहा जाता था। और यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू था। ये लगभग ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से में लागू किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। ये वही है जो ऊपर हमने पढ़ा, कॉर्नवालिस के द्वारा जो लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त, वही है आपका परमानेंट सेटलमेंट। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी आपके मद्रास में।
और ये जो रायतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 माइल क्षेत्र में लागू किया गया था। कहाँ पर? 12 माइल क्षेत्र में। टॉमस मुनरो भी संबंधित इससे रायतवाड़ी से हैं। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। कब? 1792 में। और ये किस द्वारा लागू किए थे? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लागू किए गए थे। और टॉमस मुनरो भी रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 82 नंबर पर। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। किस ईयर दिया गया था ये? 1885 में। कब? 1885 में। 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए थे। और साथ ही बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकाओं और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगर इनका मूल नाम के इनका तो मूल नाम था मूल शंकर था, और इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। और 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थे, जो इनके गुरु थे। और जो इनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित किए थे इन्होंने। और आर्य समाज की स्थापना भी किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसने की थे? किसके? अमृत बाजार पत्रिका के तो किसने किए थे? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो इसे किसने किए थे? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए थे। और मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष 1868 में ये अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए थे। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होते थे, लेकिन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इन्होंने रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण कर दिए थे। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन सा था वो? लीडर था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी जो यंग इंडिया का एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो मुख्यतः किसको आकर्षित किया था? ये बुद्धिजीवियों को, नगर उच्च जातियों को तथा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग के लोगों को क्या किए थे? आकर्षित किए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा ऑप्शन। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा जाता है किसे? राजा राममोहन राय को। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय थे। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्या किए थे? आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में राजा राममोहन द्वारा किया गया था। किस द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और ब्रह्म की पूजा के उपदेश दिया गया था। इसमें क्या है? कोई आंसर इसमें नहीं दिया है।
राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1828 में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती को गैर कानूनी राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने इसे गैर कानूनी घोषित किया था। इसके प्रयासों से, राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, परंतु 1823 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे। सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म संसद में भाग लिए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया एंड रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन था, जो कि मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया, तो कौन से समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1827 में माली के घर में हुआ था और इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 में एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बता चुके कौन के थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मैडम HP ब्लॉवेटस्की ने किया था। किसने किया था? मैडम HP ब्लॉवेटस्की ने किया था। ये अमेरिकी सैन्य अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी इसकी स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे और उसके बाद सरोजिनी नायडू बनी थे। एनी बेसेंट कब बने थे? ये 1917 में कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बने थे। और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन, एनी बेसेंट थे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो नारी आंदोलन किसके प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? वो ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों के उत्थान
के करके ही सामाजिक बुराई को दूर किया जा सकता है। और इन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था, जो कि ये लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। और आधुनिक भारतीय महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानडे बनी थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के निम्न में से विकल्पों में सही संयोजन कीजिए। तो प्रार्थना समाज के कौन थे संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग थे। तो आपका ऑप्शन इसी में मिल जाएगा सीधा सी, अगर उसी क्रम की बात की जाएगी। अच्छा नहीं, इसमें क्रम से नहीं दिया हुआ कोई भी आंसर। अच्छा, इसमें दिया आत्माराम पांडुरंग। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने क्या किए थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी यंग इंडिया है, गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 104 नंबर पर। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। तो ये क्या था? ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट आंदोलन। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जिसमें कृषकों के द्वारा पंजाब हस्तांतरण यानी पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया गया था 1900 में, जिसमें कृषकों की भूमि को गैर कृषकों के पास हस्तांतरण होना समाप्त हो गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो अवध का एका आंदोलन था, ये लगान को नकद में परिवर्तन करना था। लगान को करना था, नकद में परिवर्तन करना था। ये एक आंदोलन 1921 1922 के नेतृत्व में पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र क्या था? हरदोई था, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर में ये स्टार्ट हुआ था। इसमें किसानों की मुख्य शिकायतें क्या थी? लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थे, जिसमें किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? बिहार किसान आंदोलन के साथ संबंध था। तो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध कहाँ से? बिहार से है। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम व वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित है? सेम क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? बिहार किसान आंदोलन से संबंधित है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें कौन थे जो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे और अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। यह सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा बेलेजली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने के भावना से किया थे। जो कंपनी का भारतीय रियासत से समानता के लिए संघर्ष था, वो ये स्टार्ट हुआ था 1740 से 1765 तक। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये 1765 से 1813 तक था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? द्वैध शासन प्रणाली को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ये वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया था 1772 में। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वो
स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो पहला मराठा सरदार कौन था जो वेलिजली की सहायक संधि पर स्वीकार किया था? वो पेशवा बाजीराव सेकंड थे। कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड थे। और बात की जाए सहायक संधि को स्वीकार करने वाले और कौन कौन से राज्य थे, तो हैदराबाद था। सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था सहायक संधि, उसके बाद मैसूर ने किया था, उसके बाद तंजौर, फिर अवध, पेशवा, बाराड़ के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, ये आदि इन्होंने क्या किया था, वेलिजली सहायक संधि को स्वीकार कर लिए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था नियुक्त? ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को सामग्री नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसकी पूछ रहा? बम्बई एसोसिएशन। तो पहला ऑप्शन क्या है? फिरोज शाह मेहता, दूसरा केटी तलांग, अगला आते हैं WC बनर्जी और तैयब जी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मोर देन वन हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। किसने किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अर्थात भारत संघ के। तो भारत संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये, तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किए थे। इसमें ऑप्शन वो दिया नहीं आपका आनंद मोहन बोस, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा इसका आंसर। और कब किए थे? 1876 में किए थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सेम क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थे। जो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कोई संस्था थी वो कौन सी प्रमुख संस्था थे उसके बारे में बताना हमको। क्या कह रहा है? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसमें जो इसके पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहले प्रमुख संस्था थी वो क्या थी? वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण थे, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो इनको 1874 में ICS से हटाया गया था। और इनकी प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई थी? सिलहट, बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुए थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे पहले? राजा राममोहन राय थे। ये राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा P आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और पहला अधिवेशन 1885 में कब हुआ था? 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा स्थापना की गई थी, जो ये एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था 28 दिसंबर 1885 को, जिसमें
इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था और इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने किया था तो बता चुके, A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, सेम क्वेश्चन, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, कौन थे वो, एक असैनिक सेवक थे। एक कौन थे, असैनिक सेवक थे वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, जो कि 28 दिसंबर 1885 में 72 डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिए थे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने लगभग आपके 125-26 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का आज फिनिश कर चुके हैं और हमें भी 3 क्लास और लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बता चुका पहले कि मॉडर्न हिस्ट्री का आपका बीपीएससी में प्री में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अप्रोक्सीमेट 30-32 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, उसमें से आपका 20-22 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। तो इसलिए आप लोग बीपीएससी के लिए खासकर मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए कि आपको उसमें से कोई क्वेश्चन न छूटे। तो हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।